नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 180। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबरों के साथ। तो अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के प्रवास से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस लौट गए हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र ने अपने दौरे का अनुभव अब साझा किया है। वापस लौटने के बाद से अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता के अंदर उत्साह देखने को मिला। जनता सरकार के कामों से खुश नजर आ रही है। जिन विकास खंडों में कॉलेज नहीं खोले हैं वहां खोले जाएंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के दौरे पर थे। जब पौड़ी जिले के दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के दौरे से वापस लौटने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता उनके काम से खुश नजर आ रही है और जनता का उत्साह देखने लायक है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन विकास खंडों में अब तक कॉलेजों को नहीं खोला गया है वहां भी कॉलेज खुलेंगे। सीएम त्रिवेंद्र ने अपने दौरे का अनुभव साझा किया। वापस लौटने के बाद से दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। 2 दिवसीय दौरा अल्मोड़ा और पौड़ी का बताया जा रहा था और 2 दिवसीय दौरे से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि जनता का जो उत्साह था वो देखने को मिला और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि जनता उनके काम से खुश नजर आ रही है। 96 कॉलेज खोलने की बात नहीं की हमने। जिन ब्लॉक में महाविद्यालय नहीं है उन सभी ब्लॉक्स में महाविद्यालय खोले जाएंगे। अगर ऐसा कहीं प्रकाशित हुआ है या कांग्रेस का ऐसा कोई आरोप है तो कृपया सुधार लें। अभी कई विकास खंडों में 2-2, 3-3 कॉलेज हो गए हैं और कई विकास खंड ऐसे जिनमें एक भी कॉलेज नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि हर ब्लॉक में जहां पर अभी कॉलेज नहीं है वहां पर महाविद्यालय खोले जाएंगे। सर, अगले दौरे आपके किन डिस्ट्रिक्ट्स के उत्साह है लोगों में और सरकार से लोग खुश हैं। मैं जहां भी गया हजारों की संख्या में लोग मिले। आज सुबह पौड़ी में 9 बजे बैठक थी और पौड़ी जैसी जगह पर जहां इतना ठंडा है वहां पर जो ऑडिटोरियम है जिसकी क्षमता लगभग 600 लोगों की है और ये वर्कर्स की मीटिंग थी, सुबह 9 बजे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना मैंने। और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सौगात दी है। तो स्मार्ट सिटी के सदैव दून योजना का शुभारंभ किया गया है। नागरिक और विभागीय सेवाएं मिलने में अब आसानी होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना है। देहरादून वासियों को ये बड़ी सौगात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दी गई है। सभी विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकेगा, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना। और स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए हैं अब तक 5000 कैमरे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रखी जाएगी पूरे सिटी पर नजर। तो आईटीडी में बनाया गया है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जैसे कोई बाग बिना बागमा के अर्थहीन होता है, वैसे ही स्वागत करने का एवं सचिव श्री विनोद कुमार विश्व का ध्यान ऊर्जा एवं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में उसका चयन हुआ। दूसरी बात कि 3rd राउंड की ये स्मार्ट सिटी में इसका चयन हुआ था और अगर हम देखें तो 3rd राउंड में जिन शहरों का चयन हुआ था उसमें देहरादून पहले स्थान पर आया है और इन टोटल जो 100 सिटीज हैं उनमें 9वें नंबर पर आया है। तो हमारे सीईओ जो है उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत तेजी से काम किया है। इससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम, कुछ को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम और जो मानव हस्तक्षेप है उसको वो कम होगा। तो एक तरह से अगर हम कहें कि ये जो सेंटर का जो स्मार्ट सिटी का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आज लोकार्पित किया गया है, इसके बहुआयामी परिणाम होंगे।
और देहरादून में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर द्वारा नई दिल्ली में देश भर के 66 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के सम्मुख बद्रीनाथ मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं दूरगामी विजन की छत्र छाया में बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई थी। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत ये प्रस्तुतिकरण दी गई थी, यानी एक तरीके का प्रेजेंटेशन पहले तो तैयार किया गया कि किस तरीके से स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाना है, और इसी के वजह से ये कहा जा रहा है कि अब इसी को लेकर के बद्रीनाथ धाम को किस तरीके से स्मार्ट और बनाया जा सकता है, और ऐसा ही एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस प्रस्तुतिकरण में उस मास्टर प्लान को दर्शाया गया। तो स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई थी। तो वहीं देहरादून में बीजेपी छोड़ आप में शामिल हुए रविंद्र जुगरान दिनेश मोहनिया ने टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान युवा, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं। रविंद्र जुगरान ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो पार्टी बदलते ही वो अपनी पुरानी पार्टी पर ही एक तरीके से हावी हो गए, और कार्यक्रम के दौरान युवा, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी शामिल बताए गए, जिस दौरान उन्हें इस पार्टी में शामिल किया गया। तो देहरादून में बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में रविंद्र जुगरान शामिल हो गए। दिनेश मोहनिया ने टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान युवा, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। रविंद्र जुगरान ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो पहले रविंद्र जुगरान बीजेपी का हिस्सा थे और अब उन्होंने उस पार्टी को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, और ऐसे में जैसे ही आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थामा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी से जुड़ने की मुख्य वजह यह है कि हम भी 2012 के बाद दिल्ली मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली में जो स्टेट मॉडल है, ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और हमारे 3 बार के विधायक आदरणीय मोहनिया जी का, दिनेश मोहनिया जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं। मॉडल बहुत अच्छा है, एजुकेशन को प्राथमिकता है, प्रायोरिटी पर है, हेल्थ को प्रायोरिटी है, फोकस है, सारा स्ट्रेस है कि हर गरीब से गरीब आदमी को और दिल्ली के आम नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य वो मिले जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी की हो, उसका स्टैंडर्ड वो हो। उसके बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसपे खाने को रोटी नहीं है उसका जो है पानी फ्री हो, जिसपे खाने को रोटी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बिजली का बल्ब टिमटिमाता है, पैसा ना लिया जाए। मिडिल क्लास जो है उसको उतना ही पैसा लिया जाए बिजली और पानी का जितनी की आवश्यकता है। स्टेट की अवधारणा, एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आम आदमी पार्टी से जुड़ने की मुख्य वजह ये। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मिशन 2022 को लेकर के विधानसभा वार का दौर अब शुरू हो रहा है। 5 फरवरी से प्रदेश के दौरे का दूसरा चरण कर रहे हैं शुरू। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की पार्टी प्रवक्ता विनय गोयल ने जानकारी दी है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया जा रहा है। विनय गोयल का ऐसा कहना, 11,235 बूथों और 23,031 शक्ति केंद्रों तक जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेके
पन्ना प्रमुख तक की अपनी व्यवस्थाएं बना चुकी है। हमने प्रदेश भर के 11,235 बूथों पर 2371 अपने शक्ति केंद्रों के माध्यम से अपने संगठन की रचना को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया है। सभी बूथों पर 10-10 कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई हैं और अलग अलग कार्यक्रमों के प्रमुख बनाए गए हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू बनाने के लिए आगामी 5 फरवरी से के बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पुनः विधानसभाओं के अपने दौरे प्रारंभ करेंगे। प्रवक्ताओं के दौरे पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में होंगे और मोर्चों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की कार्य समिति आयोजित की जाएगी, जिलों की कार्य समितियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी देखते हुए मेलाष्टिधान द्वारा 150 बेड का जनरल हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंचा जाए, जिसके लिए हाईवे के पास इसका निर्माण कराया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में बर्न यूनिट, आईसीयू, EMR और OPD की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए फायर फाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस हॉस्पिटल में FRP टॉयलेट लगाया जाएगा जो सोलर लाइट से युक्त होगा। तो हरिद्वार में 150 बेड वाला ये अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसमें जब हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है और ऐसे में जब श्रद्धालु अगर यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें किसी तरीके की समस्या ना झेलनी पड़े, इस वजह से अब एक स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। तो हरिद्वार में 150 बेड का जनरल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है हरिद्वार में, क्या कुछ और सुविधाएं इस अस्पताल में दी जानी है? बिल्कुल, कुंभ के लिए यहाँ पर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और इसमें तमाम सुविधाएं होंगी और इसके अंदर यहाँ पर जो फायर सेफ्टी से भी फायर सेफ्टी के नियमों को भी पालन करते हुए यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो VIP भी आएंगे तो VIPओं के लिए भी यहाँ पे अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई, उनके लिए भी अलग से टेंट नुमा रूम बनाए जा रहे हैं। इसमें डायलिसिस से लेकर तमाम जो चिकित्सा उपकरण भी इसी के अंदर मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के सदस्यता अभियान को आगामी 1 फरवरी में पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया शुरू करेंगे। पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी सभी विधानसभाओं में एक वीडियो वैन भी चलाई जाएगी, जिसमें दिल्ली मॉडल को दिखाने का काम किया जाएगा। आप नेता ने कहा, इस सदस्यता अभियान में जहां प्रदेश में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जनसभाओं के माध्यम से जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम किया जाएगा। साथ ही आप नेता ने कहा कि इस पूरे अभियान को उत्तराखंड में केजरीवाल के नाम से संचालित किया जाएगा। उद्देश्य जो है वो सदस्यता अभियान है। बेसिकली इसमें हम वीडियो वैन्स के साथ उत्तराखंड के गाँव में, शहरों में जाएंगे और वहाँ पर छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 6,500 जनसभाएं हम अगले 45 दिनों में करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य हम पूरे उत्तराखंड में बनाएं और साथ ही साथ जो पूरा कैंपेन है इसके बाद हम घर घर भी जाएंगे, पैम्फलेट भी देंगे लोगों को और एक जो उसका स्टिकर है वो भी दे रहे हैं लोगों को। हमारा ये टारगेट है कि लगभग 10 लाख घरों को हम इस जो कैंपेन है उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचें और लोगों तक आम आदमी पार्टी का विजन और आम आदमी पार्टी की जो समझ है उत्तराखंड को लेकर वो लोगों के बीच में ले जाके जाएंगे। और वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 सालों में कृषि क्षेत्र में 100 से ज्यादा बदलाव किए हैं। कृषि और बागवानी को धरातल पर लाकर सरकार किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या थी कृषि उत्पादों की मार्केटिंग की और उत्पादों की वैल्यू एडिशन किस तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला प्रोसेसिंग क्लस्टर मसूरी के पास
के कैंपटी क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है, जिसमें उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 1300 आउटलेट बनाए जा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को दुनिया में पहुंचाने का लक्ष्य है। सुबोध उनियाल ने कहा कि मसूरी एरोमेटिक हर्बल फार्मिंग और चाय की खेती स्तर का काम किया जा रहा है। अब हम लोग शहद और मशरूम को लेकर के भी मशरूम से 20,000 नौजवानों को जोड़ने के संकल्प के साथ हम मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इस राज्य में शहद का ऑर्गेनिक शहद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए इस राज्य के हर जनपद में एक पूरी की पूरी न्याय पंचायत को हम शहद न्याय पंचायत के रूप में भी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ एरोमेटिक हर्बल फार्मिंग और चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और हमने हर जनपद में एक जो अपना उद्यान विभाग का गार्डन है वो एरोमेटिक फार्मिंग के लिए कैप को अलॉट करने का काम किया है 13 गार्डन। इसी तरह हमने हर्बल फार्मिंग के लिए जहां उनको हर जनपद में एक गार्डन अलॉट कर दिए हैं, वहाँ दूसरा साथ साथ जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है मसलन चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, तीनों में हमने हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट जो हमारी इंस्टीट्यूट है उसके जनपद स्तरीय कार्यालय खोल दिए हैं और चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 नई फैक्ट्रियाँ भी हम लगा रहे हैं और साथ साथ 6 हमने बगीचे भी चाय के। मसूरी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपने आप को पार्टी के नेता बनाने को लेकर गाना गा रहे हैं। पहले उन्होंने पार्टी से उनको नेता बनाने की मांग की। जब पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व की बात कही तो हरीश रावत अपने आप नेता बनाए जाने को लेकर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत का समय समाप्त हो चुका है। कि मुझे नेता बनाओ, पार्टी ने कहा सामूहिक नेतृत्व होगा। रावत जी ने कहा कि मैं सामूहिक नेतृत्व की पंक्ति से हट रहा हूँ। जब रावत जी को लगा कि जो मेरा बहुत बड़ा, मैंने पहले कहा था कि रावत जी की प्राथमिकता इस राज्य में खत्म हो गई है, अब उन्होंने स्वयं ही गाना बना के निकलवा दिया। तो जब इस राज्य जब ये हालत ये हो गई है कांग्रेस की बैंक्रप्सी की कि जब पार्टी के नेता स्वयं पे गाने बना के निकलवा रहे हो कि मुझे नेता बनाओ। और मसूरी के अधिवक्ता रमेश जायसवाल ने दिल्ली में उपद्रव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर उपद्रवियों द्वारा 26 जनवरी को रैली में अराजकता फैलाने की शिकायत की है। अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और साथ ही इस उपद्रव के जिम्मेदार है। तो इन सभी को उपद्रव का जिम्मेदार बताया है और इस तरीके से ये मुकदमा भी किसान नेताओं पर दर्ज करवाया गया है। सोनी चैनल के सीरियल क्राइम पेट्रोल में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले और थिएटर एक्टर अवार्ड से सम्मानित योगेश परिहार इन दिनों मसूरी में हैं। योगेश परिहार ने कहा कि मसूरी पहली बार आए और यहाँ की खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण से महसूस किया जा सकता है कि मसूरी जन्नत से कम नहीं है। उन्होंने कहा और साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि दिनेशपुर में अवैध गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 1 किलो 417 ग्राम अवैध गांजे को बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला दर्ज कर युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को पुलिस ने जेल भेजने का काम कर दिया है। तो अवैध गांजे के साथ युवक को दिनेशपुर में गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 1 किलो 417 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट लगाकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे जेल भेजने का काम किया गया है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।